आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर है 8th। और ये चैप्टर आपको स्टेट के बीच में और फार्मर और पीजेंट के बीच के संबंधों को समझाने का प्रयास करेगा। इसी के साथ आपको ये भी समझाया जाएगा कि किस तरह से उस समय अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस लोकल लेवल पर क्रिएट होती हैं जिनमें पंचायतों को ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। तो पीजेंट्स हैं जमींदार एंड द स्टेट। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। अग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर 16 to 17 सेंचुरीज। तो आप देख सकते हैं एक तरफ अग्रेरियन सोसाइटी है, एक तरफ मुगल एम्पायर है। किस तरह से इसका जिक्र होगा वो समझते हैं। जब आप मुगल पीरियड में सोसाइटी की बात करते हैं तो आपको सोसाइटी दो लेवल पर एग्जिस्ट करती मिलती है। एक लेवल पर आपने देखा मुगल्स के अर्बन सेंटर हुआ करते थे जिनको आप कई तरह के टाउन्स में जोड़ कन्वर्ट कर सकते थे, मतलब कई तरह के टाउन्स में क्लासिफाई कर सकते थे। ये क्लासिफिकेशन में अगर आप कहें तो जो मिलिट्री टाउन्स थे, गैरिसन टाउन्स, उसके बाद बड़े पैमाने पर जो मुगलों के टेंट लगा करते थे या कैंप लगा करते थे तो कैंप टाउन्स, जिन्हें स्कंदवाड़ा भी कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स ही चल पड़ी थी स्कंदवाड़े बनाने की। तो वाड़ा बाड़ा ऐसा सुनने को मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको पिलग्रिमेजेस टाउन भी मिला करते थे, आपको कमर्शियल ट्रेडिंग टाउन भी मिला करते थे, आपको पोर्ट बेस्ड टाउन भी मिला करते थे। ये सारे तरह के टाउन्स हैं। टाउन्स के कॉन्ट्रेरी विलेज लाइफ है। जब हम रूलर को पढ़ते हैं या बुक के अहम हिस्से को स्टडी करते हैं, हम अक्सर गाँव की जगह शहरों को पढ़ लेते हैं। हमारा फोकस सिटी लाइफ पे रहता है और फिर रूलर के एंड पर विलेजेस से जो रिलेशंस रखे गए हैं टू डिराइव रेवेन्यू। रेवेन्यू हासिल करने के लिए राजा कैसे संबंध रख रहा है ग्रामीण लोगों के साथ, किस क्रॉप के साथ, किस तरह का इरिगेशन का प्रोविजन दे रहा है, ये भी हमारी स्टडी का फोकस रहता है अर्बन कॉन्टेक्स्ट में ही, कि अर्बन एरिया अपनी रिक्वायरमेंट के लिए रूरल एरिया से किस तरह के संबंध स्थापित कर रहा है। लेकिन अगर हम इस चैप्टर को देखें तो ये गांव से शहर की तरफ बढ़ेगा, हमें गांव के बारे में बेटर समझाया जाएगा। चलो उसको समझते हैं और देखते हैं। जो इस टाइम के विलेजेस हुआ करते थे, ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन उन विलेजेस में रहा करती थी। तो आप देखिए कि एक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, और ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है एक तरह की, जो विलेजेस में रहती है। सिर्फ 15% लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। इस 85% पॉपुलेशन को अगर हम और क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो एक वर्ग ऐसा है जो खेती बाड़ी करता है, जिसके पास अपनी ज़मीन जायदाद है। इसको हम पीजेंट, फार्मर अलग अलग नाम से जानते हैं। ये एक एवरेज फार्मर की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक वर्ग ऐसा है जिसे हम एलिटिस्ट सेक्शन कहते हैं, जो विलेजेस में ही रह रहा है लेकिन एक एलीट लाइफ बिता रहा है, जिसके पास बहुत लैंड है। ये जमींदार भी काउंट हो जाता है। और एक वर्ग ऐसा है जिसके पास विलेज इकोनॉमी का जो बैकबोन यानी कि लैंड नहीं है, तो वो लैंडलेस लेबरर के तौर पे काम करेगा। ये भी वर्ग एग्जिस्ट करता है। वो दिहाड़ियां लगाएगा, मजूर करेगा और बदले में उसे मजूरी मिलेगी। जिसे आज आप मजदूर कह देते हैं और बदले में आप उसे मजदूरी देते हैं, तो मजूर माने मजूरी। ठीक है, मजूरी मिलेगी। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का। कौन सी सोसाइटी का? गांव की सोसाइटी का। तो आपको फार्मर और पीजेंट मिल रहा है, आपको एलीट सेक्शन मिल रहा है विद बिग लैंड होल्डिंग्स लाइक द जमींदार, और आपको मिल रहे हैं लेबरर्स, मजूर। ऐसे में जब सभी लोग किसी न किसी वे में फार्मिंग में इंडल्ज हैं, तो एक पॉइंट पे आपको इनके बीच में फार्मिंग प्रैक्टिस को लेके कोऑपरेशन भी नजर आएगा। एक पॉइंट पे आपको इनके बीच में कंपटीशन भी नजर आएगा, और एक पॉइंट पे आपको इन्हीं के बीच में कन्फ्लिक्ट भी नजर आएगा। इस कोऑपरेशन, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट की कहानी है ये चैप्टर, कि इसकी वजह से रिलेशंस कैसे शेप अप होते हैं, किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ता है, ये मेन बात है। अगर आप देखें तो ये रिलेशंस कई बार बहुत स्ट्रेन हो जाते थे। इतने स्ट्रेन हो जाते थे कि बहुत बड़े पैमाने पर एक तबका गांव छोड़ करके
वहां से दूसरी जगह चला जाया करता था। इस तरह की मूवमेंट्स को बहुत प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व किया बाबर ने। बाबर जब भारत आया था तो बाबर ने अपने भारत के उन 4 सालों के सफर को, अपने आने, रुकने और चले जाने की उस मेमोरी को बाबर नामा में लिखा है। ये बहुत तगड़ा अकाउंट है किसी रूलर के द्वारा अपनी आंखों देखी चीजों को लिख देना। तो वो भारत की वेजिटेशन की बात करता है, सोसाइटी की बात करता है, लोग क्या खाते हैं पीते हैं, हर चीज लिखता है बाबरनामा में। तो बाबरनामा में बाबर ये लिखता पाया गया है कि बड़े पैमाने पर गांवों से, नगर से, शहरों से लोग माइग्रेट कर रहे थे जब बाबर आया है। और माइग्रेशन इतना स्ट्रांग था कि जब लोग जाते हैं एक जगह छोड़ के तो उस जगह पर उसका कोई नामो निशान नहीं रह जाता कि कभी यहाँ पर ये लोग रहा भी करते थे। अपने साथ हर चीज को ले जाते हैं, मतलब कंप्लीटली अपने कैटल ले जाते हैं, अपना हाउस, अपनी फैमिली, हर किसी को वो साथ में माइग्रेट करके ले जाते हैं। ये आज के जैसा माइग्रेशन नहीं है कि फैमिली एक जगह पर है और आप दूसरी जगह पर जा करके फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्यूपेशन काम कर रहे हैं। ये माइग्रेशन टोटली अलग है। इसमें आप पूरी तरह से एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर खुद को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, रीलोकेशन हो रहा है, कंप्लीट रीलोकेशन है ये। तो अल्टीमेटली बाबर जब ये डिस्क्रिप्शन देता है उसमें ये कहता है कि जिस नई जगह पर वो जाते हैं उस नई जगह पर जा कर के रहना उनके लिए, उन्हें पानी के सोर्सेज, कैनाल नेटवर्क्स, रिवर्स फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर सिस्टम ही ऐसा है कि वो रेन के बेसिस पर ही एग्रीकल्चर करते हैं। तो अल्टीमेटली उनके लिए कनाल्स और अदर एरियाज को डग करना कोई इम्पोर्टेंट की चीज़ नहीं है। तो ऐसे में उन्हें कहीं भी जा करके सेटल होना अकॉर्डिंग टू द बाबर इजी है। वो बरसात पर निर्भर करने वाले लोग हैं। लैंड बहुत अबंडेंटली खाली पड़ा हुआ है, लैंड की कोई कमी की बात नहीं है। अपने रहन सहन के लिए उन्हें क्या करना है, नॉर्मल एक कुआं खोदना है पानी के लिए। जो खस खस घास होती है, खस ग्रासेस हैं, उनकी दीवार छतें बना ली जाती हैं। कोई बाउंड्री वॉल और फेंसिंग जैसा चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। हाउसेस बना लेते हैं मड के, उनके ऊपर थैचेस डाल देते हैं और अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इस तरह का एक सिस्टम वो बताता आया है उस समय का, और उस समय दौर था इब्राहिम लोदी का। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सल्तनत पीरियड का एंड आते आते सल्तनत रूलर्स के समय में रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो चुका था, और लोकल लेवल पर जो इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट हुआ करता था इसने सेंट्रल अथॉरिटी के साथ मिलके इतनी करप्शन और एट्रोसिटीज़ की एक्टिविटी शुरू कर दी जिसकी वजह से शायद लोग माइग्रेट कर रहे थे। माइग्रेशन इतना प्रोमिनेंट रहा कि बाबर की नज़र में आ गया, उसने हर जगह पर देखा। अगर ये नहीं होता इतना प्रोमिनेंट तो बाबर अपने उस बाबरनामे में इसका जिक्र नहीं करता। तो कुल मिलाकर के लोग एक जगह से पूर्ण रूप से ही अकेले नहीं, पूरे के पूरे तबके के तौर पर उखड़ करके दूसरी नई जगह पर जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये पता लगता है कि क्या माहौल था उस समय के अर्थव्यवस्था का और समाज का। तो ऑलवेज आप अपनी कंट्री में देखेंगे तो आपको फार्मर एक मूवमेंट में नजर आएगा, मूवमेंट के तौर पे, चलती हुई तौर पे। ये प्रोमिनेंट तब हो जाता है जब भी सरकारें या जो मोतवार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी रूप से नहीं निभा रहे हैं, किसान को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, और किसान का सिर्फ और सिर्फ दोहन किया जा रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो मूवमेंट ऑफ द फार्मर समवेयर इज नॉट गुड, समवेयर इट इज गुड ऑल्सो। कई बारी वो नए एरियाज में शिफ्ट होते हैं वहाँ की फर्टिलिटी की वजह से, वहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम फ्लेक्सिबल है और कम है, इस वजह से वहाँ से अच्छी फसलें होती हैं, और वहाँ से मार्केट्स और ट्रेडिंग लिंक्स क्लोज हैं इस वजह से। तो ये भी रीजंस होते हैं मूवमेंट के, बट उस मेजोरिटी ऑफ द मूवमेंट के रीजंस जो हैं वो कहीं ना कहीं किसान पर हो रहा उत्पीड़न है। ठीक है। किसान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसान काश्तकार भी है, किसान को आसामी भी कहा जाता है, किसान को किसान भी कहा जाता है। ये सब इसके अलग अलग नाम हैं जिन नामों से ये खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है। तो किस तरह से एक गांव भारत का हुआ करता था उस समय में अगर हम देखें तो जो 85% पॉपुलेशन है, और ये जो समाज है, इस समाज का बेसिक यूनिट है विलेज। तो विलेज कैसा होता था उस समय में, इसका जिक्र होना जरूरी है।
विलेज में आपको फार्मर मिलेगा, पीजेंट सेक्शन मिलेगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग। उसी विलेज में आपको पंचायत मिलेगी, और उसी विलेज में आपको एक सेक्शन ऑफ जमींदार भी मिलेगा, एलिटिस्ट सेक्शन जिसे हम कहते हैं। तो ये तीन चीजें मिलकर के एक विलेज को कॉन्स्टिट्यूट करती थी। आपको फार्मर मिला, वो जो लैंड को टिल करता है, आपको पंचायत मिल गई, और आपको मिल गई कौन, वो जो जमींदार सेक्शन है। तो ये कुल मिलाकर के एक कंपोजिशन ऑफ विलेज हुआ करती थी। जब मुगल रूलर हुआ करते थे, इस रूलिंग पीरियड में जो किसान हुआ करता था, फार्मर को ऑल इन ऑल रैयत कह दिया जाता था, रैयत। तो ये रैयत की भलाई के लिए, और जिसका प्लूरल सेंस है उसका मतलब है रैया, रैयत की भलाई, रैया की भलाई के लिए। तो अल्टीमेट रैया, सॉरी, रैया से रैयत, हाँ, रैया से रैयत है, प्लूरल रैयत है, ओके। तो अल्टीमेटली रैयत कॉन्टेक्स्ट जो है वो सभी फार्मर हैं ऐसा नहीं है, कुछ सेक्शंस आर्टिजन भी हुआ करते थे, लेकिन ऑल इन ऑल एक रैयत वर्ड यूज किया गया है, आसामी वर्ड यूज किया गया है। आज भी कहते हैं ना बड़ी तगड़ी आसामी है, आज भी कहते हैं ना ये उसकी आसामी है। या जब कोई लड़के किसी लड़की से खा पी करके उसके पीछे लड़ाइयों में जाते हैं, तो कहते हैं ना इसको इसने आसामी बना रखा है अपनी, है ना। लड़कियों को भी कहते हैं ना इसने वो थार वाले को अपनी आसामी बना रखा है। तो आसामिया, असामी, किसान, ये सारे नाम रैयत आपको देखने को मिलते हैं। फार्मर एक जैसा नहीं हुआ करता था, फार्मर में बहुत से अंतर थे। अगर आप बात करें वेस्ट इंडिया के वेस्टर्न रीजन की, तो वेस्टर्न रीजन में आपको जो मैक्सिमम लैंड होल्डिंग मिलता है एक फार्मर का, अप टू 6 एकड़ मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसी के कॉन्ट्रेरी आप अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, तो वहां पर ऑल इन ऑल फार्मर का, जो गुड फार्मर का एवरेज लैंड होल्डिंग आपको आराम से 5 एकड़ मिल जाता है। और वहां पर जो हाईएस्ट लिमिट है वो 10 एकड़ के अराउंड है। ये 5 एकड़ एवरेज, और फिर हाईएस्ट 10 एकड़ वेस्ट ईस्ट में, वेस्ट में 6 एकड़। ये 6 एकड़ और 10 एकड़ के बाद में जो एक फार्मर आ रहा है वो है बिग फार्मर, रिच सेक्शन। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है इस टाइम का, कि इस टाइम पे आपको काफी बड़े लेवल पर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं सोसाइटी में। ये सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का रीजन ये रहता है कि तीन चीजों का एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है इस पर्टिकुलर पीरियड में। कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और जब भी कोई आउटसाइडर आकर के रूल करेगा, तो ऐसे टाइम में, ऐसे मौके पर कास्ट सिस्टम और भी रिजिड हो जाता है। तो कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। कास्ट सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है आपका सोशल स्टेटस, कि समाज में आपकी हियरार्किकल पोजीशन क्या है, आपका रुतबा क्या है। सोशल स्टेटस से जुड़ी है आपकी प्रॉस्पेरिटी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पॉवर्टी ही होती थी, आप प्रॉस्पेरस तो होते नहीं थे। कास्ट सिस्टम, सोशल स्टेटस एंड पॉवर्टी के इस कॉम्बिनेशन ने एक बहुत बड़े सेगमेंट को लेबरर बना करके और मजूर बना करके प्रोजेक्ट किया है, दिखाया है। और इसके बाद जो एक छोटा सा सेक्शन है जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द लैंड है, जो फार्मिंग है ये हो रही है बड़े पैमाने पर, लेकिन एक कम सेगमेंट के कंट्रोल में काफी बड़ा लैंड है, और एक मेजॉरिटी ऑफ द लैंड सेगमेंट के पास लैंड है तो बहुत कम है, या फिर लैंड है ही नहीं, वो लेबरर के तौर पर ही काम कर रहा है। इस तरह का सिस्टम हमें समाज में देखने को मिलता है, मतलब वेल्थ की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है। आई बात समझ में। अब ऐसे में होता क्या है, जब आप वर्ड सुनते हैं, सर ने बोला पंचायत, तो आप ऑलवेज उसे कंफ्यूज करेंगे जैसी पंचायत हमारे भारत में 1992 में शुरू हुई है, आप इसको उससे कंफ्यूज करोगे। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके भारत सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, संवैधानिक रिकॉग्निशन दी, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस निकल के आए, इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज नहीं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ऑब्जर्व हुआ।
लेकिन जब आप पंचायत का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्ट क्रिएट होता है कि जैसे रिपब्लिक सिस्टम था हमारे विलेजेस में और अर्बन एरियाज में, तो जो मुगल रूलर थे ये बहुत ही ऑटोक्रेटिकली रूल कर रहे थे। रूरल एरियाज में भी कोई रिपब्लिक सिस्टम नहीं था। पंचायतों में चुनाव नहीं हुआ करते थे। वोटिंग के माध्यम से आप पंच और सरपंच नहीं बना करते थे। जो एल्डेस्ट मेंबर्स हुआ करते थे विलेज के, वही पंचायत को चलाने का काम करते थे। ये मेन बात। तो बूढ़े और अनुभवी और दिमागी लोग जो हैं, ये पंचायत को रन करने का काम करते थे, जो रिस्पेक्टेड मेंबर हैं सोसाइटी के। और जब एल्डर की बात की हमने, अनुभवी की, पढ़ी लिखी की बात की हमने, तो हम बात कर रहे हैं रूरल इंडिया की। जब हम रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक तरह से हिंदू समाज की। जब हम हिंदू समाज की बात कर रहे हैं तो पढ़े लिखे मतलब क्या, कॉलेज यूनिवर्सिटीज तो है नहीं। तो पढ़े लिखे वो हैं जिनको वेदों का ज्ञान है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद पढ़े हैं, आरण्यक पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है। तो जो वेदों के और अदर चीज़ों के ज्ञाता हैं, जिनको मेडिसिन में नॉलेज है, जिनको वॉरफेयर प्रैक्टिसेस में नॉलेज है, ये सारी चीज़ों के जो ज्ञाता हैं, ये उम्र दराज हो गए हैं, अनुभवी हैं, सीनियर हैं, ये बैठेंगे मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी के तौर पर। तो फिर आप हिंदू समाज में ये कौन सा वर्ग है आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ऑलवेज एक ऊपर का तबका, एक हाई सोशल स्टेटस वाला पर्सन, जिसकी कास्ट हाई है, इसी की वजह से वो पंचायतों में भी की पोजीशंस पर आ रहा है और पंचायती निर्णय भी आपको उसी तरह से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन है जो इस बदलते हुए समाज में एग्रीकल्चर अपने आप को प्रोमिनेंट कर रहा है, और इस एग्रीकल्चरल सोसाइटी में वो सेगमेंट को एबंडेंट ऑफ लैंड होते हुए, अंधाधुंध जमीन होने के बावजूद भी, उसकी कास्ट की वजह से जो उसके साथ सोशल स्टेटस जुड़ा है, उसके तहत उसे लैंड कभी भी ओन नहीं करने दिया जाता, या लैंड कभी भी दिया नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं एक समाज है, उस समाज का एक तबका मिल करके एक गवर्निंग बॉडी फॉर्म कर रहा है, जैसे पंचायत। पंचायतों की जिम्मेदारी है कि वो मॉरल कंडक्ट लोगों का ठीक बनाए रखें। पंचायतों की ये जिम्मेदारी है कि वो ये गवर्न करें कि सभी लोग अपनी ड्यूटीज अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग प्ले कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये भी प्रोविजन है कि आपको आउटकास्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको विलेज से बाहर कर दिया जाएगा, बहिष्कार कर दिया जाएगा, तड़ी पार कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ों के प्रोविजंस हैं। तो एक तरफ आप लोगों के मॉरल कंडक्ट को भी मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैरिजेज आप पर्सनली खड़ी होकर करवाते हैं, ताकि मैरिजेज कहीं कास्ट सिस्टम को वायलेट तो नहीं कर रही हैं, पूरी तरह से कास्ट इंस्टीट्यूशन फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वही एक तबका इस बात को भी इंश्योर कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कास्ट जस्टिस, क्या वो सेगमेंट जिसको लैंड होल्ड करने की अनुमति नहीं है, क्या वो कहीं लैंड ओन तो नहीं करने लग गया है। इसकी वजह से ये वर्ग समाज का जो निचला वर्ग है, ये लैंड एबंडेंट होने के बावजूद, सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद, सारा हुनर होने के बावजूद, क्योंकि लेबरर के तौर पे खेतों में यही काम करता है, ये लैंड ओन नहीं कर पाया, और इसकी इसी प्रॉब्लम की वजह से ये बड़े स्तर पर एक इकोनॉमिकली ग्रो करते हुए स्टेट में अपने आप को बहुत नीचे ही नीचे ले जाता रहा, और ये कभी भी इकोनॉमिकली उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि इसके ऊपर एट्रोसिटीज हुई, और वो एट्रोसिटीज सिस्टमैटिकल सेंस में की गई हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल अपरेटस को फॉलो करते हुए और समाज को अपने साथ लेते हुए, समाज को खुद के साथ जोड़ते हुए, ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट फॉलो करते हुए, यानी कि पंचायतों का मैंडेट फॉलो करते हुए लोगों को जमीनों से वांछित रखा गया उनकी कास्ट और सोशल स्टेटस की वजह से, जिसने उन लोगों को अपनी बेसिक सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रोथ से रोके रखा, जिसकी वजह से आपको हाई लेवल इन इक्वलिटीज दिखती हैं। सेम फार्मिंग केडर में ही कोई तो आपको बहुत ही रिच फार्मर मिलेगा, बहुत ही अल्टीमेट फार्मर होगा, कुछ मिडिल क्लास इंटरमीडिएट फार्मर्स होंगे, कुछ बहुत ही पुअर फार्मर होंगे।
लेकिन इन सभी फार्मर क्लासेस से अलग एक क्लास आपको दिखेगी जो सर्वर का काम कर रही है, जो सर्व करने का काम करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? इसे दलित ही कह दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि कास्ट सिस्टम सिर्फ काम कर रहा था हिंदू वर्ग के अंदर ही, कास्ट सिस्टम बहुत तेजी से काम करने लग गया था इस्लाम के अंदर भी। और ये कास्ट सिस्टम की कुरीतियां और प्रॉब्लम्स वहां तक भी डीपली जा चुकी थी। अगर आप मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज में आपको एक वर्ग नजर आता है जिसे हम कहते हैं हलाल खोरन। हलाल खोरन स्कैवेंजर्स हुआ करते थे। स्कैवेंजर्स मैला ढोने का काम करते हैं, जो आपका सॉलिड वेस्ट, जो भी हाउस होल्ड वेस्ट है उसको ढोने का काम करते हैं, तो स्कैवेंजर्स होते हैं। अब ये हलाल खोरन से ही गाली बनी हराम खोर। ठीक है, तो हलाल खोरन हराम खोर। हराम खोर मतलब कि जो गंद उठाता है, जो जिसे हराम की खाने की पड़ी है, मतलब जो हक की नहीं खाता। ठीक है, तो इसी का फिर एक काउंटर अटैक ये बनता है कि हम हक हलाल की खाते हैं। आपने किसी के मुंह से सुना भी होगा कि हम कोई किसी के गिरे हुए टुकड़ों में नहीं पलते, हम हक हलाल की खाते हैं। तो ठीक है, हलाल खोर और जो हलाल की नहीं खा रहा, मेहनत की नहीं खा रहा, उसका ओपोनेंट हराम खोर। एक हराम एक हलाल। ओके, तो दिस इज द सिस्टम जो डेवलप किया गया उस टाइम पर। तो मुस्लिम समाज में भी ये जो वर्ग है, जो स्कैवेंजर्स हैं, ये सारा सेगमेंट है, ये भी विलेज के आउट रहेगा, विलेज के बाहर रहेगा। और विलेज अपने अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करेगा। कैसे? पंचायती सिस्टम के थ्रू। तो पंचायतें भारत में आ चुकी थी उस समय से, और ये पुराने समय से हैं। पंचायतें विलेज के एल्डेस्ट मेंबर्स के थ्रू फॉर्म हो रही हैं। इसमें कास्ट प्रेजुडिस का खास तरह से ख्याल रखा जा रहा है। और एक बहुत बड़ा सेक्शन लैंड एबंडेंटली होने के बावजूद भी लैंड से वंचित रहता है, क्योंकि उसी कास्ट सिस्टम को ये पंचायतें बहुत स्ट्रांगली लोगों से ऑब्जर्व कराती हैं। चाहे वो शादी का मौका हो, चाहे खेती बाड़ी एलोकेशन का मौका हो, चाहे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, चाहे ये देखना हो कि जब पूजा पद्धति का आ रहा है सिस्टम, तो पूजा पद्धति में अकॉर्डिंग टू द कास्ट ही टेबल ऑफ प्रेसिडेंस सेटल होगा। कौन सबसे पहले पूजा करेगा, कौन उसके बाद पूजा करेगा, कौन उसके बाद नहीं। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए पंचायत, पंचायत के वो एल्डेस्ट मेंबर और पंचायत के वही एल्डेस्ट मेंबर इन सारे कामों को सुपरवाइज करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, जिसका नाम होता है मुकद्दम। मुकद्दम, ठीक है। तो मुकद्दम वर्ड आपको ऑलवेज याद रखना है, ये विलेज का हेडमैन है। हु इज विलेज हेडमैन इज मुकद्दम। मुकद्दम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मंडल। ठीक है, मंडल जी, ऐसा कईयों के मुंह से नोदा हो ना, मंडल जी से मिलके आए थे। तो आगे जा करके आपको डीएसपी मिलेगा, मंडल अधिकारी, सर्कल ऑफिसर। ठीक है, तो मंडल मिश्रा, तो मंडल मिश्रा माने विलेज हेडमैन है वो। ठीक है, तो विलेज हेडमैन मुकद्दम माने मुकद्दमा, तुम पे मुकद्दमा चलेगा। मुकद्दमा क्या है? मॉरल कंडक्ट। मॉरल कंडक्ट तुम फॉलो करो, नहीं करोगे तो तुम पर हम मुकद्दमा दायर कर देंगे, है ना। तो इस तरह का सिस्टम, एक मुकद्दम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक देव जी अपनी एक तुक में खुद और मुकद्दमों को गाली देते पाए गए, मतलब उनको डिग्रेड करते पाए गए, याद रखना। ठीक है, खुद और मुकद्दम, मुझे वो तुक याद नहीं है। कुत्ते ऐसा कहते हैं कि कुत्ते मुकद्दम कुत्ते करके कुछ, मुझे पूरी याद नहीं है। वो इसी वजह से, क्योंकि उस समय में ये विलेज हेडमैन जो करेगा वो अब आपको समझ आ जाएगा अभी। ठीक है, तो ये मुकद्दम है जिसके माध्यम से पंचायत अपने काम कर रही है। मुकद्दम देख रहा है मैरिजेस प्रॉपर हो रही हैं, मुकद्दम देख रहा है कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, चार्ट ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही रिलीजियस और रिचुअल वर्शिप्स और अदर चीजें हो रही हैं। मुकद्दम देख रहा है कि सब कास्ट अपने अकॉर्डिंग रोल प्ले कर रही है। जो ये नहीं कर पा रहा है उसको सबसे बड़ी धमकी क्या दी जाती है कि आपको आउटकास्ट कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा डर था लोगों में। अदरवाइज पनिशमेंट्स भी दिए जाते थे, पंचायत के अकॉर्डिंग काम नहीं करने पर फाइन भी लगाए जाते थे। तो फाइन्स भी हैं, पनिशमेंट्स भी हैं,
सबसे लास्ट पनिशमेंट है कि आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। एक बार ही जब आप उस पर्सन को आउटकास्ट कर देंगे तो वो किसी भी वे में उस विलेज से या किसी भी तरह से सोशल इकोनॉमिक सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से वो अपनी लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पाएगा, और जब वो लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पाएगा तो उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट है। और ये सर्वाइवल डिफिकल्ट होने के डर से लोग कास्ट के नियमों को, रिचुअल्स को ऑलवेज फॉलो करते रहे हैं, ताकि हमें पूरा का पूरा समाज मिलके आउटकास्ट ना कर दे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल बना जिसके तहत से कास्ट के नियमों को फॉलो कराया गया। एक तरह पर हमने चला दो अब, एक तरफ हमने ऑब्जर्व किया कि ये विलेज लेवल पर पंचायत है। इसके अलावा जातियों की अपनी अपनी पंचायत हुआ करती थी। जाति पंचायत बहुत बड़ा सिस्टम है। जाति पंचायत अगर हम देखें तो ये क्या हुआ करता था कि एक पर्टिकुलर गांव है मान लीजिए, तो उस गांव से जुड़े हुए सारे मुद्दों के ऊपर, जैसे जमीन जायदाद का मुद्दा है, खेती बाड़ी में आगे बढ़ोतरी करनी है उससे कोई जुड़ा मुद्दा है, गांव में पानी को सिंचित करना है, कंजर्व करना है, उससे जुड़ा कोई मुद्दा है, गांव में एजुकेशन का प्रोविजन लेकर के आना उससे जुड़ा मुद्दा है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, कैटल्स लेकर के आने हैं उससे जुड़ा मुद्दा है। ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम सेकुलर इश्यूज हैं। इनको कौन डील कर रहा है? विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत के अंदर ही आपको जाति पंचायत मिल जाएगी, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इन सेकुलर नहीं, कहीं ना कहीं रिलीजियस और कास्ट बेस्ड रूल्स को अपने जुरिस्डिक्शन में लेके चल रही है। तो जो जाति पर आधारित नियम है, जैसे विवाह के नियम हैं, जैसे क्रिमेशन के, जलाने के नियम है, जैसे पार्टीज देने के, त्योहार मनाने के नियम है, उठने बैठने के नियम है, एक दूसरे को ट्रीट कैसे करना है, ग्रीट कैसे करना है, उसके नियम है। ये सारे नियम जो आपकी जातियों से, मतलब आपकी कास्ट से, आपके धर्म से जुड़े हुए हैं, इन्हें डील करने का हम जाति पंचायतें किया करती थी। जाति पंचायतें काफी प्रोमिनेंट हुआ करती थी और इनके डिसीजंस फॉलो किया जाते थे। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र की सरकार भी इसमें कम से कम ही हस्तक्षेप करती थी, तब तक कि जब तक मर्डर का या कोई तब तक कि जब तक डेथ पेनल्टी या कोई क्रिमिनल पनिशमेंट या कोई क्रिमिनल मैटर्स में एंगेज ना हो जाए। तो क्रिमिनल मैटर्स और अदर एरियाज में, क्रिमिनल से जुड़े एरियाज में जाति पंचायतों के मामले में केंद्र को दखल करने का पूरा पूरा अधिकार रहता था। लेकिन अदर देन दैट, क्रिमिनल मैटर्स को अगर छोड़ दें तो जाति पंचायतों की कार्रवाइयों में केंद्र कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता था। यही पंचायतों के मामले में भी सेम बात लागू होती है। इस तरह से ये अपने सिस्टम को चलाने का काम करते थे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। और अगर हम जिक्र करें तो और कुछ पंचायतों के विषय में अब कई सारी बातें आ जाती हैं। एक बात ये आ जाती है कि पंचायतों में आपको पंचायती दल में लोअर कास्ट के लोग मिल जाते थे क्या? तो नहीं मिलते थे। जो पंचायत हुआ करती थी वो हेट्रोजीनस होती थी या होमोजीनस? तो बेअंत कास्ट एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो हेट्रोजीनस ही होगी, अलग अलग कास्ट के लोग होंगे ना। अगर हम पंजाब की बात करें तो मान लीजिए पंजाब डोमिनेटेड बाय द सिख और उनमें एक कुनबा है जट का, तो आप उनमें देख लें तो पुल्लर मिल जाएंगे, टिल्लो मिल जाएंगे, है ना, पंडाल मिल जाएंगे, बसरा मिल जाएंगे, काफी सारे मिल जाएंगे, ये लांबे भी मिल जाएंगे। तो बाकियों को मैं नहीं पता है, मुझे बता दे, बाद में लिखवा दे, उनका भी नाम ले लेंगे, तो वो भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सबको जोड़ेंगे तो एक पंचायत आपने बनाई, तो ये हेट्रोजीनियस हुई ना, कई सारी कास्ट है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि ध्यान रखा गया है कि कास्ट अपर ही चूज की गई। ये इलेक्टेड सिस्टम नहीं है, इसको हम रिपब्लिक नहीं कह सकते हैं। ये एक तरह की ओलिगार्की है जिसमें एक ग्रुप ऑफ द सेक्शन मिल करके सारे डिसीजन ले रहा है, ये दूसरों पर लागू हो रहे हैं, ये अपना प्रेशर लोगों पर क्रिएट क्या कर रहा है, और डिसीजन लेते समय कास्ट के कंसेप्ट को माइंड में रखा जा रहा है। इसका बहुत सुंदर मसला नजर आएगा जब हम वुमेन के स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात, इन पंचायतों में लोअर सेक्शंस की एंट्री है नहीं। दूसरी बात, इन पंचायतों में वुमेन जो है उसकी भी पोजीशन नजर नहीं आ रही है, कहीं पर भी वुमेन का
पंचायतों के एल्डेस्ट मेंबर के तौर पर कोई इस्तेमाल नजर नहीं आता, वुमेन भी कहीं नहीं दिखती। तो अब आप देखेंगे यही सिचुएशन तो रही होगी, इसलिए 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व रखनी पड़ी, क्योंकि वुमेन रिप्रेजेंटेड थी ही नहीं पहले वाली पंचायतों में। आप अगर पुरानी पुरानी फिल्में भी देखेंगे तो उसमें या तो रजनीकांत न्याय कर रहा है या अनिल कपूर न्याय कर रहा है, लेकिन आपको कहीं पे भी रेखा नजर नहीं आएगी, रवीना टंडन न्याय करती नजर नहीं आएगी। वो खाली देख रही कि हो कितना अच्छा न्याय कर रहा है, वो सिर्फ उसके स्टाइल की फैन बनेगी, लेकिन न्याय करती नजर नहीं आएगी। तो ऐसे वुमेन कभी आपको पुराने चित्रों में या पुरानी मूवीज में भी पंचाओं में पंच नजर आएंगे, पंची नजर नहीं आएगी, है ना। तो ये एक सिस्टम रहता है। ये बाद में जब सीटें रिजर्व की गई ना हरमीत, ये उसके बाद आई है वुमेन उसके अंदर, और जब फिर आई है तो बहुत अच्छे से काम करके दिखाया है। तो ये सिस्टम हमें तब भी नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायतों में जो मैंने एक ऑफिसर बताया मुकद्दम, खतरनाक इंसान हुआ करता था। ये मुकद्दम को काम करने के लिए एक रेवेन्यू ऑफिसर प्रोवाइड किया गया था, जो रेवेन्यू डाटा कलेक्ट करके अपने पास रखता था। पट्ट मने पट्टे, पट्टे पट्टे मने एग्रीमेंट्स, जो लैंड का एग्रीमेंट होता है, या ये एग्रीमेंट हमारा होता है गवर्नमेंट के साथ, या एग्रीमेंट होता है एक तरह से बड़े फार्मर का छोटे फार्मर के साथ कि वो उसे अपना लैंड दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे, या ये एग्रीमेंट हो जाता है फार्मर का लेबर के साथ कि आपको हम इतने समय तक इतने खेतों में काम करने के लिए इतने पे काम पे रखेंगे। ये सभी पट्टों को जो वार्ड बना के रख लेता है, पटवाड़ है, तो पटवारी है। ये पटवारी काम करता है बैठ करके किसके साथ, मुकद्दम के साथ। तो मुकद्दम जो है और पटवारी जो है, दोनों में बड़ी मस्त सेटिंग हो रखी है। मुकद्दम क्या कहता है पटवारी को कि यार पटवारी, जो तेरे और जो मेरे अंदर लैंड आ रहा है, हम इसको बहुत ही अंडर असेस करेंगे। मतलब अगर ये 100 क्विंटल क्रॉप प्रोड्यूस करता है, हम खातों में असेसमेंट ही बता देंगे कि ये मुश्किल से प्रोड्यूस करता है 50 क्विंटल। तो ये हो गई जमा, असेस्ड अमाउंट। और अल्टीमेटली जब फसल होगी 50 क्विंटल, तो उस 50 क्विंटल में हम शो कर देंगे कि फसल प्रोड्यूस हुई है मुश्किल से 35 क्विंटल। ये हो गया हासिल, कलेक्टेड। तो कहाँ तो हमारे पास 100 क्विंटल था है, हमने उसमें से खातों में डाला 50 क्विंटल, असल में होगी 40 क्विंटल। 60 क्विंटल तो हमने अपने पहले ही अंठे में अंदर कर लिया। समझ आई। लेकिन मुद्दे की बात, जब आप ऐसा करेंगे और आप मुकद्दम हैं, पटवारी हैं, नेचुरली अदर के कंपैरिजन में आपके पास तो लैंड ज़्यादा ही है, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और जब रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा तो इसकी मार छोटे किसान पे पड़ेगी, क्योंकि फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ा देगी। आज दिन तक शहरों में रह रहे लोगों पे क्या मार पड़ी, गाँव के लोगों ने बिजलियों के बिल कभी भरे ही नहीं, बड़े बड़े कुंडे ठोक के मोटरों पे सेल लगा दिए मोटे मोटे। तो गांव शहरों में क्या हुआ, मैंने अपनी आंखों से, 1 रुपए यूनिट था मेरी आंखों के सामने, पहले 50.50 पैसे था, फिर 75 पैसे हुआ, फिर 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया बहुत समय तक रहा, फिर 2-3 रुपया बहुत समय तक रहा, फिर क्या हुआ उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, आज पता नहीं किधर जा रहा है। ये बिजली चोरी का प्रकोप भोगा आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए तो बिजली पैदा करेगा। अब गांव में लोग नहीं ले रहे हैं, जबकि भारत की, पंजाब की जनसंख्या गांव में देख लो तो बेअंत है, मेजोरिटी है। छतों पे खुली नंगी तारें रखी रहती हैं, जब कोई प्राहुणा आ गया, गेस्ट आ गया, तब एकदम से उतार करके ऐसे टांग देते, टंग, पूरे घर में नंगी तारें बिछी हुई, को बच्चा लग के मर जाए कोई डर नहीं। लेकिन बिजली का बिल नहीं देना, क्योंकि कई बार आगे बिजली वाले मीटर उतार के ले गए, नंगी तारें ही चलेंगी सीधी, उधर से जुड़ी, उसमें से सीधी एक बल्ब को दे दी, एक पंखे को दे दी, एक हीटर को दे दी, सीधा सीधा काम हो गया। सुबह सुबह छुपा के टांग दो, जब देख लेते हैं बत्ती वाले सवेरे सवेरे होंगे हैं, 11 बज के बत्ती वाले नहीं आए, दोपहर को कभी नहीं आते, उतार के लगा लो। इस तरह का सिस्टम होता है भारत में आज की डेट में। फिर इसका बर्डन कौन भुगतता है, आप भुगतते हैं। कौन, जो टैक्स देता है। अगर आज भारत का हर नागरिक अच्छे से बिल देना शुरू कर दे, चोरियां ना करे, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी प्रॉपर हो जाए, तो उसकी सुविधा ये होगी कि बहुत सारी सरकारी नियम और नीतियां शुरू होंगी, तो उन नियमों का फायदा किसको होगा, गरीब को। आई बात समझ में। और जब हम अपना ईमानदारी से
टैक्स और पेमेंट्स नहीं करते हैं तो सरकार फिर टैक्स बढ़ाती है, यानी कि वस्तुओं पे टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उसका नुकसान भी किसे होता है? गरीब को। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से खुद मुकदमों ने मिल मिल करके पटवारियों के साथ अंडर असेस कर दिए अपने लैंड। इसका सारा भुगतान भुगतना पड़ गया छोटे किसानों को। तो वो ऑलवेज शिकायतें लिखते और करते पाए जाएंगे। अब इनकी शिकायतें सुनते कैसी होती हैं? गांव में है पंचायत, गांव में है फार्मर, और गांव में ही है एक एलिट सेक्शन, जैसे हम मुकद्दम कह लें, खुद कह लें, जैसे हम पटवारी के साथ जोड़ दें, पटवारी इसके अंदर काम करने वाला आदमी। तो जब भी इसकी अपॉइंटमेंट हुआ करती थी मुकद्दम की, जो पंच है वो मिलकर के इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। आपके दिमाग में अब सवाल आना चाहिए कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो पंच मिलके इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट काम को सुपरवाइज करेगा विलेज लेवल पर, और इसकी अपॉइंटमेंट होगी विद द कंसेंट ऑफ द जमींदार। क्योंकि जमींदार एक वो पर्सन है जो खिदमतगार है, खिदमत, जो खिदमतें करता है। मैं थोड़ी सारी उम्र ही खिदमत करूंगी, ऐसा दाना पानी मुंह में डायलॉग है। तो वहां से खिदमत वर्ड कि मैं आई विल डू योर सर्विस फॉर होल माई लाइफ, ऐसा कभी रियल में नहीं होगा, ठीक है? कोई लड़का ये एक्सपेक्ट ना करे। तो कुल मिलाकर के ये खिदमत वर्ड जो है ये यूज हो रहा है किसके लिए? जमींदार के लिए। तो ये जमींदार जो है वो खिदमत करता है किसकी? सर्विस करता है किसकी? सेंटर की, गवर्नमेंट की, उस समय के मुगल रूलर की। तो जमींदार एक इम्पोर्टेंट पर्सन है विलेज लेवल पर, एक इम्पोर्टेंट आप उसे कह सकते हैं सर्वेंट भी है गवर्नमेंट ऑफ उस समय की इंडिया का या मुगलों का। तो इसलिए इसका असेंट लेना बन जाता है अगर आप एक मुकद्दम लेवल का पर्सन होल्ड करने जा रहे हैं। तो अब जो फार्मर है ना, उसकी तंगी के हालात बहुत हैं, और ये हालातों का जिक्र हमें मिलता है कि फार्मर बार बार पंचायत को प्ली कर रहे हैं, और ये पंचायती प्ली जो आ रही है, नोटिस जो आ रहे हैं, मैं नोटिस कह रहा हूँ, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो आ रही हैं पटवारी की अंडर असेस या ओवर असेसमेंट के अगेंस्ट। पटवारी आता है तो ओवर असेस करके चला जाता है, ज्यादा पंगे ना लई, 60 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहा है, 90 क्विंटल ठोक दूं खाते हैं। तो फिर अब आपके होते ही 60 क्विंटल है, और 90 क्विंटल डाल देगा तो टैक्स भी वैसे ही असेस होगा, आप कहाँ से भरेंगे? फिर पटवारी के पास ही सारे खाते हैं, खसरा नंबर, ये नंबर, वो नंबर। अगर कहीं जमीनें पुट्ठी सीधी चढ़ा दे नंबर इधर उधर, तो फिर आप बैठे रह जाओगे मुंह उठा के खेती से, कि खेत ही आपके रातों रात उड़ जाएंगे कि पता नहीं किसको किधर के किधर चले गए, धीरे धीरे करके आपके खेत खा लिए जाएंगे। तो ये सब अंडर असेसमेंट, ओवर असेसमेंट के खिलाफ कंप्लेंट्स आपको मिलेंगी। एक्सप्लॉयटेशन बाय द जमींदार की कंप्लेंटें मिलेंगी, एक्सप्लॉयटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कंप्लेंट्स मिलेंगी। तो गवर्नमेंट बहुत रेवेन्यू ले रही है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू के अगेंस्ट कंप्लेंट है, जमींदार के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सेस ऑफ रेवेन्यू लगा रही है, तो मीडिएटर जमींदार है तो जमींदार ही एट्रोसिटीज करेगा। और एक्सेस और मिस यूज ऑफ द पावर बाय द मुकद्दम और बाय द पटवारी की कंप्लेंट्स हैं। इस तरह की कंप्लेंट्स भी पंचायत को जा रही है, तो पंचायत इन कंप्लेंट्स को सुन करके कंफ्लिक्ट को रिड्रेस करने का भी काम करती थी। तो पंचायतें एक तरह से न्याय पंचायत का भी काम करती हैं। आपने देखा ग्रामीण पंचायत, जाति पंचायत, न्याय पंचायत। तो पंचायत एक तरह से कंफ्लिक्ट रिड्रेसल का भी काम कर रहे हैं, केसेस का भी निपटारा कर रहे हैं पंचायत। लेकिन इन सभी में मुद्दे की बात यह है कि पंचायतों के पास ताकत कितनी है कि वो इस तरह के नियम, इन तरह की बातों को सुन सके कि टैक्स बहुत हैवी है। तो पंचायत क्या करेगी? टैक्स बहुत हैवी, तो टैक्स तो लगाया जा रहा है मुगल दरबार से, मुगलिया सुल्तान अकबर के द्वारा लगाया जा रहा है, मुगल बादशाह। तो यहाँ पर अब ये रूल आ जाता है कि मुगल बादशाह जो है उसने इन पंचायतों के सिस्टम को विलेज लेवल पर एग्जिस्ट करने दिया, क्योंकि अगर कोई चीज पंचायतों के एंड पर आएगी तो फिर नेचुरली वो लोगों के एंड पर है, लोगों ने फील की है। तो फिर मुगल बादशाह इस पर विचार करने का प्रयास किया करता था, ताकि कहीं रिबेल या रिवॉल्ट न हो जाए। क्योंकि ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं जब जमींदार जो है विलेज के लोगों ने खुद को उसके ज्यादा क्लोज पाया, उसके ज्यादा नियर पाया, और जमींदार जब कहता है कि मुझ पर प्रेशर है हायर अथॉरिटीज का, तो मैं यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, आपकी मैंने हालत देखी है, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, हालतें खराब हैं, आप मेरे समर्थन में खड़े हो जाओ, हम इस बढ़े हुए टैक्स
या इस चीज के खिलाफ रिवॉल्ट कर देंगे, रिबेल कर देंगे, इसे अपोज कर देंगे। तो आप बार बार जमींदार और गांव के लोगों का आपस में एकजुटपना देखेंगे, एकजुटपना। ठीक है, सारी बातें कैसे क्लियर हो रही ना? रोको फिर 2 मिनट के लिए। अब इसी विलेज सेटअप में हम बात करते हैं वुमेन की पोजीशन के बारे में। वुमेन का क्या सिचुएशन हुआ करता था? वुमेन जो हुआ करती थी काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, कई पर्पसेस से। पहला पर्पस क्या है? अगर आप देखेंगे तो आपको फैमिलीज काफी न्यूक्लियर फैमिलीज मिलेंगी। ये पीरियड न्यूक्लिएटेड फैमिलीज का है। ऐसे में आप जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है आपको कि आप पूरी के पूरे फैमिली के मेंबर्स को इन्वॉल्व करें एग्रीकल्चरल प्रोसीजर में, क्योंकि आप एक फैमिली इंडिविजुअल के तौर पे रह रहे हैं। विलेज की जो कम्युनिटी है वो सोशल कम्युनिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इकोनॉमिक यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पूरे के पूरे विलेज को के कंट्रोल में पूरा का पूरा लैंड इकोनॉमिक पर्पस से नहीं आ रहा है कि सारे मैन विलेज के लैंड पे काम करेंगे और सारे वुमेन एक साथ होकर के अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज देखेंगी। इस तरह की चीजें नहीं आ रही। यहाँ पर आप न्यूक्लियर फैमिली के तौर पर हैं। अगर आज भी आप अपने गांव देख लें तो आपके गांव में आपको खेतों में काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप करिए, लेबर से करवाइए या फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर करिए, गांव वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल ऑनरशिप का दौर है ये। लैंड सभी इंडिविजुअली ओन करते हैं, हर कोई अपने आप में ही अपने जमीन का मालिक है। ये बड़ी बात है। तो इसकी वजह से जब वो न्यूक्लियर फैमिली में है तो अपने खेतों में उसे अपने परिवार के साथ काम करना है। तो वुमेन काम कर रही है, जैसे सबसे पहले जो लैंड को टिल करना है, जो लैंड को हो करना है, सॉरी लैंड को टिल करना है, हल चलाना है, प्लो चलाना है, ये सारा काम कर देगा लैंड प्रेपरेशन का मैन। और इसी के बाद उस लैंड पर सो करने का काम है, बीडिंग करने का काम है, थ्रेशिंग का काम है, ये सारे करेगी वुमेन। तो इस तरह से मैन और वुमेन मिलकर के काम कर रहे हैं पर्टिकुलरली। लेकिन अब कुछ चीजों को समझिए। एक तरफ आपने सुना कि वुमेन इकोनॉमिक यूनिट का बड़े लेवल पर पार्ट है, वुमेन काफी सारे वर्क परफॉर्म कर रही है। जैसे इस टाइम पर देखेंगे तो आपको काफी सारे आर्टिजन सेक्शन भी मिलेंगे विलेजेस में, और ये आर्टिजन सेक्शन इतने हैं कि ये 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को होल्ड कर रहे हैं। तो इन आर्टिजन्स की अगर हम बात करें तो आपको ब्लैक स्मिथ मिल जाते हैं, आपको चर्मकार मिल जाते हैं, आपको बर्तन बनाने वाले मिल जाते हैं, कपड़े बनाने वाले मिल जाते हैं, बार्बर मिल जाते हैं, सभी मिलेंगे। इसमें वुमेन बहुत हाई लेवल पर इंडल्ज है इन आर्टिजनल एक्टिविटीज में। वुमेन चरखा घुमाने का काम करती है, स्पिनिंग का काम करती है, वुमेन मिट्टी को छानने का और उसे गूंदने का काम करती है ताकि उससे बर्तन बनाए जा सके। तो वुमेन इस तरह की एक्टिविटीज में लगी हुई है, और जैसे ही इन प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी तो इनकी पैदावार भी तेजी से बढ़ानी होगी, तो वुमेन की और रिक्वायरमेंट होगी। तो आप अक्सर देखें गांधी जी के साथ वुमेन चरखा चलाते दिखाई जा रही हैं। मतलब इस तरह के वर्क्स में वुमेन आर्टिजन एक्टिविटीज में भी लगी हुई है। लेकिन अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि आपने देखा कि लैंड को टिल करने का, प्लो करने का काम जो है वो मैन कर रहा है। ऐसे में जब आप एक न्यूक्लियर फैमिली के तौर पे हैं और इंडिविजुअल फैमिली के तौर पर रह रहे हैं, आपका ऑनरशिप का राइट है लैंड पे, आप ऑलवेज डिजायर करेंगे कि पुत्र की प्राप्ति हो ताकि वो स्ट्रांग हो, हेल्दी हो सके और लैंड को टिल करने का काम, प्लो करने का काम वो कर सके। क्योंकि वुमेन टिल और प्लो के काम में नहीं है ऐसा माना जा रहा है, इसलिए इस समाज में पुत्र और पेटर्नलिज्म आपको देखने को मिलेगा, पुत्र प्रधान ये समाज होगा। तो यहाँ पे वुमेन की नीड कम हो रही है। अब पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य हेतु बहुत जल्दी जल्दी जो औरत है इसे माता बनाया जा रहा है। तो बहुत सी संतानें उत्पन्न होना एक कंडीशन, फिर संतान की उत्पत्ति के दौरान, बच्चे के जन्म के दौरान मेडिकल केयर ना मिल पाने की वजह से औरत का मर जाना, फिर मेल के कंपैरेटिवली फीमेल को डाइट की कमी रखना, इसकी वजह से माल नरिश होकर के औरत का मर जाना। ये सारे रीजंस रहे, चाहे वो माल नरिशमेंट हो, चाहे मैटरनल केयर की बात हो, चाहे बार बार संतान की उत्पत्ति करने की बात हो,
इन सारे कारणों से वुमेन की नंबरिंग, वाइफ्स, औरतें, पत्नियां बहुत तेजी से कम भी हुई हैं। इसका भी समाज में आपको एक फर्क नजर आता है कि यही कारण है कि आज दिन तक भी बंगाल और अदर एरिया में आपको कुछ सेक्शन दिखेंगे। वो क्या है कि उस समय में फिर जो लोकल लेवल पर, जो विलेज लेवल पर जो वीकर सेक्शंस हैं, वो वाइफ खरीद के लेके आएंगे पैसा दे करके, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ द वाइफ है, वाइफ की कमी हो गई है, तो ब्राइड का प्राइस दिया जाएगा। और ऑन कंट्रारी टू दैट, जो अपर सेक्शन है, हायर सेक्शंस हैं, उनको वाइफ्स की नीड उस लेवल पर नहीं है उन कामों में और उन प्रोविजंस में, तो वो वाइफ का प्राइस पे करके नहीं लेकर के आएंगे, वो वाइफ को लेकर के आएंगे और वाइफ की फैमिली गिफ्ट देगी डाउरीज। तो अपर सेक्शंस में ये डाउरी सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, लोअर सेक्शन में ब्राइड प्राइज एग्जिस्ट करेगा। और आज भी अपर सेक्शंस में बुरा बनाया जाता है उन लोगों को जो पैसा देके पत्नी लेकर के आते हैं। तो पैसा देकर के औरत चाहिए, क्योंकि औरत है नहीं। ये सारी चीजें वुमेन के स्टेटस से आपको जुड़ती मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वुमेन फार्मिंग में नहीं है, वुमेन फार्मिंग में है। अगर आप पंजाब के रीजन में आएंगे तो आपको नजर आएगा कि वुमेन भी फार्मिंग और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रही है अपने लेवल पर। वुमेन के पास भी लैंड है, तो वुमेन प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट रखती है, और उसी इनहेरिटेंस के राइट के थ्रू वुमेन को प्रॉपर्टी हैंड ओवर हुई है। अगर आप बंगाल की तरफ जाएंगे तो आपको जमींदारों में वुमेन जमींदार भी मिल जाएंगी, वुमेन जमींदार भी है। तो कुल मिलाकर के वुमेन के इस तरह के जिक्र भी हमें मिले हैं। लेकिन ओवरऑल वुमेन की पोजीशन कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं थी। बहुत सारे बार वुमेन प्ली करती पाई गई है अपने हस्बैंड्स के खिलाफ कि वो अपनी फैमिली का या और बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, केयर नहीं करते हैं, केयरलेस हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स को भी अगर आप देखें तो इस पुरुष प्रधान समाज में थोड़े अलग वे में ट्रीट किया जाता था। अब वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है, बचपन से ही एक पैटर्नलिस्टिक एटमॉस्फेयर है, फादर बहुत स्ट्रांग है और मेल फिगर के हाथों में ही घर का कंट्रोल है, तो मेल फिगर के डिसीजंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। अगर वुमेन थोड़ी भी इनफिडाइल पाई गई, उसकी एंड पे कोई भी इनफिडेलिटी होगी, तो उसे बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट किया जाता है, बहुत हार्श वे में। लेकिन इस तरह की इनफिडिलिटी कभी मैन के एंड पर होगी और वुमेन कंप्लेंट करेगी, तो उसमें पंचायत कोई बहुत ज्यादा एक्टिव इंटरवेन नहीं करेगी। हाँ, इंटरफेयर करके ये अश्योर जरूर कर देगी कि मैन अपने घर का और बच्चों